विधेयक पर क्या करना है, कैसे बताइए महोदय। ये सेबी की स्थापना 1991 में एक नरसिम्हन समिति का गठन हुआ था और उस समय मूल रूप से इस बड़े मार्केट के बारे में और उस दौरान ये तय किया गया कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ स्टॉक मार्केट्स है उस पर विचार करना है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर। और उसके पहले इस देश में 3 एक्ट थे, कंपनीज एक्ट 1956, सिक्योरिटी एक्ट 1956 और कैपिटल एक्ट। इस तीनों को मर्ज करके ये 1992 में एक्ट लाया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के भीतर जब इस प्रकार का एक्ट लाया गया होगा तो इसके पीछे सोच होगा कि इस देश में कैपिटल मार्केट में जो निवेश है उसको नियंत्रित किया जाए। लेकिन पता नहीं उस समय सरकार की क्या मजबूरी थी कि उस समय जो एग्जम्पशंस दिए गए और जो एग्जम्पशंस दिए गए वो इस प्रकार के थे जो अगले 20, 22, 25 वर्षों तक उस एग्जम्पशंस का उपयोग करके इस देश में उस प्रकार की घटनाएं हुई जिसके कारण आज हम जीवित होकर उसका संज्ञान ले रहे हैं। और जो सेक्शन 11 के तहत जो एग्जम्पशंस दे दिए गए थे उसमें ये तय किया गया था कि किसी प्रकार का स्कीम हो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हो वो राज्य सरकारें देखेंगी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखेंगी, जो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ मामला हो जिसमें निवेश करने का मामला हो वो IRDA देखेगा, पेंशन से जुड़ा हुआ जो मामला है वो एग्जम्पशन के तहत जो दिया गया था वो BFRDA देखेगा जो उसका रेगुलेटर है। इसी प्रकार से कोई डिपॉजिट स्कीम या चिट फंड स्कीम आएगा तो वो कंपनीज एक्ट के तहत देखा जाएगा या किसी राज्य सरकार के द्वारा देखा जाएगा। चिट फंड के बारे में इसी प्रकार से लिया जाए और निधि फंड के बारे में। तो जो एग्जम्पशंस दिए गए थे 1992 के एक्ट में महोदय, उसके कारण इसमें से जो लोगों को जिन लोगों ने तय किया उन लोगों ने इसका उपयोग करना शुरू किया। और हमें याद है कि वर्षों से, मैं आपको उदाहरण दूंगा कि एक योजना लाई गई इन्वेस्टर्स द्वारा, एमू एक बड़ी चिड़िया होती है उसके लिए, और उसमें कहा गया और तमिलनाडु में एक एमू फार्मिंग के ऊपर 156 करोड़ रुपया चिड़ियों के ऊपर उठा लिया गया। गरीब लोग थे और उस समय ये चर्चा में आया। 20 साल पहले यूकलिप्टस के प्लांटेशन पर बहुत चर्चा होती थी कि आप उस प्रकार के कई सारे प्लांटेशन स्कीम्स आते रहे और देश चुपचाप देखता रहा क्योंकि उसका निर्धारण राज्य के कई अन्य कानूनों के तहत होता था। इसी प्रकार से चिट फंड्स आए। वेयार्ड इंडस्ट्रीज प्रशांत वेल्थ मैनेजमेंट है जिसने 5000 निवेशकों से लगभग 1500 करोड़ रुपया ले लिया। वीके स्कीम है 34 करोड़ रुपया जिसने कहा कि अब हम ये ऐसा फंड है कि हम आपको इजराइल 1 हफ्ते तक घुमाएंगे और इजराइल का यात्रा में जो हमारी बचत होगी हम भारत के भीतर हम अस्पताल चलाएंगे, स्कूल चलाएंगे। इस प्रकार की योजनाएं बना करके लोगों को 1 के 3 स्कीम, जिसमें दक्षिण में किसी स्थान पर 1 के 3 में पैसे जमा करके उसमें लगभग 30 करोड़ रुपया, हाँ कई तरह की स्कीम। ओडिशा में पोंजी स्कीम, कंडामल डिस्ट्रिक्ट जो देश का सबसे गरीब जिला है उसमें एक योजना चला करके कंडामल में लगभग 60 करोड़ रुपया गरीबों का दिया गया। और इसी प्रकार से करते करते पश्चिम बंगाल में भी हाल फिलहाल एक हुआ है शारदा स्कीम, उसमें भी सुनने में आया है कि लगभग अब उसका क्या अमाउंट था, वो मित्र हमारे यहाँ नहीं बैठे हैं, वो बता देंगे कि उसका अनुपात क्या था। लेकिन इस बात को हमें महसूस करना होगा कि सेबी एज अ मार्केट रेगुलेटर, उसका मार्केट कैप क्या है। आज सेबी का मार्केट कैप लगभग $1286 बिलियन है। मुझे लगता है कि अमेरिका के बाद इतनी राशि का जो मार्केट कैप है वो भारत में प्रत्येक दिन जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका $20 बिलियन का ट्रांजैक्शन है। अब अनुमान लगा सकते हैं 20 बिलियन लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का। तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े निवेश अगर सामान्य लोगों का हो रहा है तो इसे नियंत्रित करने की बड़ी आवश्यकता है। और इसी क्रम में और हम खड़गे साहब ये कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार की नीयत ये ज़रूर है कि जो कुछ आपने अच्छा किया होगा हम उसको नकारेंगे नहीं। ये एक अच्छा कदम उठाया गया था, उसको हम लोग निश्चित तौर से लाने का आपने लाया और हम लोग उसे ले करके, और उसमें हमारे मंत्री जी ने उसमें थोड़े संशोधन किए जो सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आपने जो अच्छा काम किया होगा हम उसको निश्चित रूप से लेके आएंगे। लेकिन पहले क्या होता था, पहले इस देश में तमाम इस लूपहोल्स के कारण जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम थे उसमें परिवर्तन किया गया और सेक्शन 11 में संशोधन करके ये कहा गया कि अब इस देश में अभी तक ये जो एस्केप रूट्स हमने आपको 9 बताए, इसके अतिरिक्त अगर इस देश में कहीं
पैसे का जुगाड़ करके एक साथ जमा किया जाता हो, नंबर एक, चाहे वो सेबी से रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो, और किसी भी कॉर्पस का जो इस देश में कहीं भी निवेशक अगर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा एक जगह जमा करते हैं तो सेबी का कानून उस पर सीधा लागू होगा। और उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन, हमारे मित्र यहाँ नहीं है, वो कह रहे थे कि चिट फंड क्यों, आप चिट फंड का नाम नहीं दीजिए, कल किसी और नाम को दे दीजिए, लेकिन सवाल है कि उसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है कि नहीं। तो सरकार ने यह तय करके कह दिया कि 100 करोड़ रुपया से ज्यादा कहीं भी कोई खाते में जमा होता है, चाहे किसी योजना के तहत, हम उसको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मानेंगे। लेकिन उसमें एक और चीज, पहले यह था कि हमेशा ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम 1992 एक्ट के तहत सिर्फ कंपनियां ही कर सकती हैं। इस बार उसमें एक बड़ा परिवर्तन किया गया, कहा गया कि व्यक्ति भी अगर कहीं अपनी कंपनी खोल करके, अपना दुकान खोल करके यदि 100 करोड़ रुपया जमा करता है तो वो भी इसके परिधि में आएगा, वो भी इसी विधान के तहत आएगा। एक बड़ा परिवर्तन है। और इसके साथ साथ एक और प्रावधान कर दिया गया, इन तमाम चीजों को छोड़ दीजिए, यदि केंद्र की सरकार ये महसूस करती है कि किसी योजना में निवेश आया है और सामान्य लोगों का निवेश आया है, किसी प्रकार का निवेश आया है, उसमें यदि सरकार चाहे तो सेबी के कंसल्टेशन के बाद उसको भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम डिक्लेयर कर सकती है। मुझे लगता है इससे बढ़िया क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार कई बार इस देश में लोगों का मन और रुतबा ऐसा है कि कई ऐसी योजना बना देते हैं जो समझने में बड़ा कठिन होता है। कानून में रास्ता निकालना और कानून को गलत उपयोग करने का रास्ता तो इस देश में, भारत में कई बार देखा गया है। तो मुझे लगता है कि ये तीन विषय जो है अपने आप में, लेकिन पहले क्या था, कठिनाई क्या होती थी, सेबी एक्ट तो बना हुआ था, लेकिन इसमें कठिनाई क्या करती थी, आपको अगर सेबी ने आदेश दे दिया कि साहब इसने गलत किया है, इससे पैसा वापस लिया जाए, वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में चला जाता था। अगर उसने फीस जमा नहीं किए हैं, सेबी कोई भी आदेश दे दे उसका पालन नहीं होता था। डिसगॉज्ड अमाउंट, जहां पैसा वो ले जा करके रखे हो, उसको हो कि भाई ये गलत आपने रखा है, निवेशकों को वापस कर देना है, उसका आदेश पालन नहीं होता था। और इस प्रकार से हजारों करोड़ का डिस्प्यूट आज सेबी का कोर्ट में पड़ा हुआ है, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं। अब इस कानून के तहत इसमें जो प्रावधान किए गए हैं महोदय, ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इसमें यह तय कर दिया गया है कि जो कहीं भी साहब जो बड़े बड़े जो चिट फंड चलाते हैं उनकी संपत्तियों को देखे, कहीं दिल्ली में फार्म हाउस, कहीं केमन आइलैंड्स में फार्म हाउस, तो कहीं उसकी कोई सीमा नहीं, बम्बे में फार्म हाउस, बड़ी बड़ी लिमोजिन गाड़ियां। अब सेबी देख रहा है कि ये सब पैसा सामान्य लोगों का है, लेकिन उसके पास जहाज, हेलीकॉप्टर जो भी हो, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं था कि उसके खिलाफ। अब है कि अगर कोई ऐसा सीआईए स्कीम में 100 करोड़ से ज्यादा हो और अनियमितताएं पाई जाती हैं, सीधे उसके संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है, उसे बिल्कुल सील कर देने का। कहीं कोई अगर गाड़ी हो, बड़ी लिमोजीन हो, बड़ा स्कूल विद्यालय जो अपने नाम पर चला रहा हो, उसे बंद करने का अधिकार है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा है। और साथ साथ एक और अधिकार दिया गया, कई लोगों ने कहा कि साहब ये कानून बड़ा ड्रैकोनियन है कि आप किसी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन आप इनकम टैक्स में गिरफ्तार कर सकते हैं, उसका अगर अवलोकन किया जाए तो आप कस्टम एक्ट में गिरफ्तार कर सकते हैं, आप ईडी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अगर इसमें ये प्रावधान दिया गया और अगर किसी ने कहा कि ये बड़ा कठोर है और सेबी को अधिकार है, तो इसमें गिरफ्तार करने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि ये ठीक है, क्योंकि सामान्य लोगों का पैसा है। महोदय, पहले जब हमने आपको बताया जिस प्रकार से जो हमारा कैपिटल मार्केट है, अमेरिका का कैपिटल मार्केट लगभग सम फ्यू $1,000 ट्रिलियन है, बहुत बड़ा मार्केट है। मैं आपको आंकड़े बता सकता हूं। पहले क्या होता था, पहले खाली ये सेबी के पास अधिकार था कि यदि मालिक से नहीं पूछताछ हो, उसके कर्मचारियों से पूछताछ की जा सकती है। जो सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े लोग हैं उन्हीं के साथ पूछताछ हो सकता है, और जो लोग मार्केट मैनिपुलेशन में जो उनके कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ हो सकता है, लेकिन जो सीधे तौर पर इस काम में लगे हैं उनसे पूछताछ नहीं हो सकता है। आपको याद होगा कि श्रीलंका के बिलियनेयर राजा रत्नम नाम से थे, उनके साथ वॉल स्ट्रीट में लगभग $20 मिलियन का, $200 मिलियन का जो घपला हुआ, उसमें इसी प्रकार का इनसाइड ट्रेडिंग। सो पावर्स टू सीक इन्फॉर्मेशन। अभी हमारी पार्टी का टाइम है सर, अभी तो शुरू ही हुआ सर। नहीं सर, वो हम एडजस्ट कर लेंगे हमारी, सर थोड़ा देर बोलने दिया। और उसमें पहले ये अधिकार नहीं था जो जानकारी प्राप्त करने का। अब जब तक आप जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, और जानकारी आप किससे प्राप्त कर सकते हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से, प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर से, एमएचए से। अब सरकार के पास, लेकिन सर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि फोन टैपिंग का अधिकार नहीं है। जो लोगों को लगता है कि सेबी के पास फोन टैपिंग का अधिकार है, वो अधिकार नहीं है। लेकिन अगर 4 लोग आपस में बात करके
कहीं अगर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बार बार 4 लोगों में बातचीत हो रही है, तो एक्सेस ऑफ कॉल रिकॉर्ड्स वाज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश इनसाइडर ट्रेडिंग। मुझे लगता है इसमें इस अधिकार को दिया गया और साथ साथ ये प्रोटेक्ट किया गया कि प्राइवेसी नहीं इफेक्ट हो। फोन टैपिंग का अधिकार इसमें नहीं है, लेकिन कॉल डेटा रिकॉर्ड्स मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा कदम है। और इसमें इसको पहले अगर कहीं सेबी कहता था कि भाई फलाने स्थान पर है, 4-5 स्थान पर उनके कार्यालय होते थे, 4-5 स्थान पर जाकर के उसके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से आप रिक्वेस्ट करते थे, 8-10 स्थानों पर जाकर के आपको आग्रह करना होता था, तब आपको सर्च का अधिकार मिलता था, अटैचमेंट का अधिकार मिलता था। इसके तहत हुआ है कि मुंबई में एक सेबी का कोर्ट होगा, डेजिग्नेटेड कोर्ट होगा, आप वहां चुपचाप जाएंगे, अपना फाइल करेंगे और आपके पास अधिकार होगा कि पूरे भारतवर्ष में आप इसका जांच कर सके। मुझे लगता है कि ये प्रावधान सबको स्वीकार्य होगा और सही प्रावधान है। 11B में जो महोदय जो डिस्गॉर्जमेंट का अधिकार था, लोग पैसा जमा करके रख लेते थे, लेकिन सेबी के निर्देश के बाद भी और आदेश के बाद भी डिस्गॉर्ज करने का अधिकार नहीं था। इस बार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस अधिकार को दिया गया है और 11B में संशोधन करके ये सुनिश्चित किया गया है कि दिस इन्वेस्टर्स का जो भी मनी डिस्गॉर्ज करने के लिए सरकार का आदेश हो, उसका अधिकार दिया गया और मुझे लगता है कि बड़ा काम हुआ। इसके साथ साथ महोदय, यूएसए के सिक्योरिटी एक्सचेंज में $20 ट्रिलियन का एक्सचेंज है और कई बार इस प्रकार के संस्थाओं के साथ भारत के सेबी का भी को भी कई बार इन सब संस्थाओं से संपर्क साध करके और अपने स्टॉक मार्केट से और उनके स्टॉक मार्केट से संवाद कायम करना होता। पहले ये अधिकार नहीं था, आज ये अधिकार दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भी स्टॉक मार्केट से, चाहे वॉल स्ट्रीट हो या देश की दुनिया के किसी कोने में, आप जाके उनसे संवाद कायम कर सकते हैं और अपने बाजार से उनके बाजार में होने वाले फ्लक्चुएशंस और किसी प्रकार का ट्रेडिंग हो रहा है तो उस पर आप विषय की जानकारी ले सकते हैं। ये प्रावधान किया गया है। महोदय, हमारे में सबसे कठिनाई ये थी कि जो कंसेंट सेटलमेंट थे, अमेरिका में जो नॉन क्रिमिनल टाइप के ऑफेंस हैं, वहां पर कंसेंट में लगभग 95% अगर सेबी और जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर आपस में समझौता हो तो कंसेंट के आधार पर 95% चीजों का निपटारा हो जाता था। लेकिन भारत के बीच में ये सेबी ने आदेश दिया और वो कोर्ट में चले गए और ये अधिकार नहीं था, तो सरकार कोर्ट ने भी कहा कि ये आपके पास अधिकार नहीं है। जब तक कंसेंट का जो ये प्रावधान बिल्कुल दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक आपके पास ये अधिकार नहीं। तो ये आवश्यक था कि बहुत सारे सेटलमेंट के लिए कंसेंट का जो मामला है उसे लागू करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। महोदय, इस प्रकार से आज जो सेबी के तमाम प्रावधान हैं, आज लगभग जब से पिछली सरकार ने इसको लागू किया उस दौरान से लेकर लगभग भी 28 फर्म और 2500 करोड़ रुपया तक का वापस लौटाने तक का आदेश हो गया है। लगभग 1385 अटैचमेंट और 1600 करोड़ रुपए का अटैचमेंट इस प्रोसीजर से प्राप्त किए गए और लगभग 27 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समझौता कर लिया गया है। महोदय, लेकिन इसके बाद एक सवाल और उठता है कि आखिर में 100 करोड़ रुपए से कम हो तो उसका क्या होगा। स्वाभाविक है, बहुत सारे स्थानों पर 100 करोड़ से कम का भी घपला हो सकता है। उसके लिए राज्य सरकारों को अधिकार है और बीच में तमिलनाडु सरकार में राज्य सरकार ने जब ये कानून बनाया कि हम स्टेट डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, तो उस समय कोई PIL लेकर के तमिलनाडु में जाकर के उसका विरोध किया। वहां के कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को भी अधिकार है कि स्टेट डिपॉजिटर्स एक्ट का निर्माण करें। आज देश में लगभग 16 राज्यों ने इसका गठन किया है, उसमें पश्चिम बंगाल भी है और पश्चिम बंगाल का भी राष्ट्रपति के यहाँ पिछली सरकार में लंबित था, मुझे विश्वास है। और इसके तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और SPs को भी अधिकार है कि जाके वो गिरफ्तारी कर सकते हैं, जाके सर्च और सीजर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस देश में जहां निवेश और सामान्य लोगों का इतने बड़े मात्रा में और इतने बड़े राशि का उपयोग किया जाता है, ये बिल चाहे वो पिछली सरकार का क्यों ना हो, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री और हमारी सरकार ने इसको आगे ला करके और प्रथम सेशन में ही इस ऑर्डिनेंस को बिल में परिवर्तित करने का काम किया है। देश के करोड़ों लोगों के हित में किया है। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे अपनी सरकार को इस अच्छे कदम को उठाया। ऑनरेबल मेंबर जयप्रकाश नारायण यादव।